हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इनोवेट में। आज मैं मंथली मैगजीन स्टार्ट करने जा रही हूँ नवंबर की। अभी हिंदी में आई है तो हिंदी में ही पहले एक्सप्लेन करती हूँ, अगर इंग्लिश में आएगी तो इंग्लिश में भी करा दूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल अफेयर्स, मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसमें देखते हैं जो 5 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें जो 8वीं सूची में बिलोंग करता है 22 भाषा। तो इसमें ये देखेंगे किसको मतलब 5 भाषाओं का रिजर्व मिला है ना, 5 भाषाओं को, जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बांग्ला। तो इसमें जो महाराष्ट्र से मराठी लिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पाली और प्राकृतिक, और पश्चिम बंगाल से बांग्ला और असम से असमिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसको आप रट लीजिए। तो ऐसा ये कोई जो इम्पोर्टेंट है, बस हाँ ये नहीं है कि भारत का जो इतिहास है 2000, ये जो मराठी भाषा नहीं है इसके बारे में बता रहे हैं कि 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। और इसका पहला ज्ञात कहाँ किस इंस्क्रिप्शन में हुआ था? एक नाड़े घाटा शिलालेख है ना, वहीं पे। अब देखते हैं, ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सब थोड़ी पूछेगा, बस। और उसका देख लेते हैं, एक मिनट, ये पाली का, इसका पाली में ये पूछ सकता है कि हाँ, कि ये जो पाली भाषा है, ये ये लैंग्वेज जो है, ये आधुनिक काल में गढ़ा गया था। इसका इस भाषा की सटीक उत्पत्ति विद्वानों के मध्य एक बहस का विषय भी रही है ना, तो ये थोड़ा डिस्प्यूट है। तो 60 मतलब 6वीं और 7वीं शताब्दी में ये पाली के रूप में ज्ञात किसी भी विशिष्ट भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें पाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत उभरकर भाव सामने आए हैं। इसमें मैक्स वालेसर ने पाली पाली शब्द का पाटल या पदाली से लिया गया था, मतलब वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। तो पाटलिपुत्र की भाषा यहीं से दर्शाया जाता है, जो कि बिहार में है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया था ना, ये कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यही तीनों जगह से पाली और प्राकृतिक लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, बाकी से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप अपना पढ़ते ही होंगे एंशिएंट में। इसका वो देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप रट लीजिए चाहे जैसे भी, कि 2024 में वही 5 भाषाओं को दिया गया है। और 6 भाषा मतलब भारतीय भाषाएं जो है ऑलरेडी, जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, ये सारे शास्त्रीय भाषा का दर्जा ऑलरेडी प्राप्त है इन्हें। तो अब कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 11। क्योंकि ये ऑप्शन में बना के स्टेटमेंट में दे देगा, तो 11 का जगह कहीं भी 12 दे दिया, तो आप समझ लें कि हाँ 11 है पूरे, क्योंकि ऑलरेडी पहले 6 थे, 5 और मिल गए, दोनों को जोड़ के 11। अब इसका देखते हैं, इसका ये किस सन में मिला, ये बहुत पूछेगा, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान देना। तो तमिल सबसे पहला है, इसको 2004 में मिला है। संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। बाकी यहाँ से जितने हैं पांचों, वो आपको पता है करंट के हैं, तो इसको याद कर लेना। ऐसा ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीवियस में नहीं पूछा जाएगा। भारतीय भाषा को बढ़ावा देना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं इतना। तो अब आते हैं इंटरनेशनल परिदृश्य, मतलब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? कजान में, रूस के कजान में हुआ था। ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था। इस बार का केंद्रीय विषय क्या था? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को सुदृढ़ करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? वही रूस में ही हुआ था, रसिया में हुआ था। और सदस्य देश हुआ था, इसमें 4 नए सदस्य जो जोड़े गए, जैसे मिस्र, इथोपिया,
ईरान और यूएसए, सॉरी यूएई है, सऊद अरब अमीरत। तो इसमें जो सऊदी अरेबिया है, ये इसने अभी मतलब आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। बाकी अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति जेवियर मिले नेतृत्व में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के निबंधन को अस्वीकार कर दिया था। मतलब इसने तो मना कर दिया था, बट अभी इसने मतलब क्लियर मैसेज नहीं दिया है कि क्या है। बाकी इसमें ये देखते हैं कि ब्राजील का जो प्रतिभागी थे वो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के राष्ट्रपति थे, और उसके वही व्लादिमीर पुतिन, भारत के वही नरेंद्र मोदी, और चीन के शी जिनपिंग, दक्षिण कोरिया के सिरिल रामाफोसा, और मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, और इथोपिया के अबी अहमद, और ईरान के मसूद पेजेश्कियान, और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नद्यान। ये सारे राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद कर लेना, पूछ सकते हैं। और एक इकलौता एक तुर्की ऐसा कंट्री ही है जो पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुआ एज ए नाटो सदस्य ऑलरेडी था। तो अब देखते हैं इसमें इसमें और हाँ ये नहीं है, बस ये याद कर लीजिए कि ये जो कजान घोषणा पत्र है ये 16 ब्रिक्स में हुआ था। ये 18 अगस्त को एज अ ब्रिक्स जियोग्राफिकल डे मनाया जाता है, और इसमें पूर्व सदस्य नहीं होंगे। जैसे भागीदार देश में जो ब्रिक्स समूह के पूर्व सदस्य नहीं, ये भागीदारी मतलब पूछ रहा पार्टनर स्टेट, तो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है सर। इसमें ये देखना कि हाँ कुल 13 देशों ब्रिक्स समूह को भागीदारी देशों के रूप में शामिल किया गया, जो है कि जैसे अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। ये सारे हैं, याद कर लें 13। और ब्रिक्स सम्मेलन भारत के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं क्या हुआ था कि जो 16 ब्रिक्स सम्मेलन था, भाग लेने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ जो दौरा किया था, उसमें जो हमारे भारत के शिरपा थे वो दम्मू रवि थे। कौन था? दम्मू रवि। और इसमें जो पिछले 5 वर्ष में आयोजित पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी थी, और 16 ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर आयोजित ब्रिक्स जो आउटरीच जब प्लस आउटरीच पूर्व सत्र में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व केंद्रीय विदेश कौन थे? जयशंकर द्वारा किया गया था। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पूर्व सदस्य 9 देश हैं, और वही इसमें कौन कौन से हैं मतलब सदस्य शामिल हैं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। और 45% जनसंख्या इन्हीं ब्रिक्स कंट्री से बिलोंग करती है, और इसका जीडीपी कितना होता है तीन मतलब इस कंट्री में मिला के 37.3%। अब देखते हैं नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज का बस क्या इम्पोर्टेंट है, किसको किसने मिला है और प्लस किस चीज में मिला है, बस ये ध्यान में से। 1 मिनट। तो इसमें यहाँ पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स का देखते हैं, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। तो इसमें किसको 3 लोग को मिला है, डेरेन एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में। किस लिए मिला है इन्हें? इनको मिला है इकोनॉमिक्स ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, मतलब इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड मतलब डेमोक्रेसी, हाई नेशन फेल और द नैरो कॉरिडोर। ये इन तीनों के लिए इकोनॉमिक्स से मिला है, तो ये ध्यान देना। अब देखते हैं जो साइमन हॉर्न्स थे ऑलरेडी एक आईएमएफ के वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। अब देखते हैं कि जैसे ये नहीं इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी ध्यान दें कि जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया गया था इन्हीं 3 विजेताओं को, मतलब क्रोनर जानते हैं ना आप, ये स्वीडन का करेंसी है। अब देखते हैं नोबेल प्राइज शांति मतलब पीस पुरस्कार में। इसमें ये कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इसमें निहोन हिंडाल्को जो जापान संगठन नहीं है उनको मिला है, निहोन हिंडाल्को। इसलिए मिला था इन्हें क्योंकि जो
और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले में जो जीवित बच गए थे, उन्हीं के लिए संगठन है। तो इस बार उन्हीं को मिला है। बाकी ऐसा सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं साहित्य का। साहित्य में क्या इम्पोर्टेंट है कि हाँ, साहित्य में जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका हमेशा याद करें, साहित्य का पूछा जाता है। तो क्या है, हांगकांग। मतलब इसको ऐसे याद है कि इन्होंने लिटरेचर लेके मतलब बोरिंग हो गए थे, मतलब उनको पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होने लगा, तो इसलिए वो बोले हाँ, मतलब हाथ कान पकड़ लिए अपने, तो उसे याद कर लीजिए, हांगकांग। ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका भी है और दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक भी। और ये एशिया की पहली महिला है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मतलब 3 लोग को मिला है। एक डेविड बेकर, डेविस हसाबीस और जॉन एम जम्पर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वो लोग तीनों लैब मतलब केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे। तो जो जम्पर पे उसके केमिकल गिर जाता है तो वो बेकार हो जाता है, जिसमें डेमिस डेमिस जो है वो मिस कर देता है, मतलब देख नहीं पाता है। उसको आप ऐसे मिस करके याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और ये इसको किसने मिला था, मतलब किस खोज में? इसमें इनको मिला था कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और एक कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मध्य जो प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने का सफल प्राप्त इन्होंने डिस्कवर किया है, इसके लिए। तो 2 अलग अलग खोजों को मिला है, जैसे कि इन्हें भी वही 11 करोनर दिया गया था, जिसमें कि जो डेविस बेकर है आधा उन्होंने, बाकी आधा उनको मिला है, क्योंकि उन्होंने अलग किया था, इन दोनों ने अलग। और डेविस हमें जॉन जम्पर का कार, वही कार वह ऐसे ऐसा कुछ पूछता नहीं है। तो और ये भी आप अपने बायोलॉजी में पढ़े थे, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, फिजिक्स। तो फिजिक्स और फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में 2 लोग को मिला है ना, 2 वैज्ञानिकों को मिला है इसमें। कौन कौन है वो? जॉन जे हाफील्ड और जियोफ्री द हिल्टन। तो हॉफील्ड और हिल्टन को मिला है इस बार। किस लिए मिला है? इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग के साथ साथ मतलब उसको और अच्छा बेटर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए उनको मिला है। बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि हाँ, ये जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है ये मानव मस्तिष्क पे मतलब मानव मस्तिष्क के हिसाब मतलब मॉडल पे कार्य करती है। बस इतना देख लो बस। और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी हम नहीं पूछता। चिकित्सा विज्ञान में फिजियोलॉजी मेडिसिन। तो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला? ये कौन देता है? नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो वैज्ञानिकों को मिला है वो एक विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकून, दोनों अमेरिका के हैं। तो इनको किस लिए मिला? इनको माइक्रो आरएनए, mRNA लिखा होगा तो प्लीज इसको ध्यान से देखना है। mRNA को नहीं मिला, किसको मिला है? माइक्रो आरएनए में मिला है। और पोस्ट ट्रांजिशनल जीन नियमन इसके लिए मिला है। और ये जो आरएनए होते हैं ये न्यू क्लास की खोज की, मतलब इन्होंने माइक्रो आरएनए का एक नया क्लासिफिकेशन बताया है। तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये याद करें कि 2023 में किस लिए मिला था। हाँ, ये याद रखना कि mRNA 2023 वाले के लिए मिला था और इस बार के लिए माइक्रो आरएनए। और वही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वही भारत पहले पे नंबर पे है, 234 मिलियन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा ही होगा, गरीबी बहुआयामी गरीबी क्या बताएं। चलो, तो ये कौन रीच करता है? ये ओपी OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय SDRO के द्वारा ये किया गया था। तो इसमें ये सच ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, SDG गोल आपको पता ही होगा 1 से लेके 17 तक, बस वही एक बार देख लेना बस। बाकी ये सब का ट्रिक्स वगैरह सब है मेरे उस पर ट्रिक सीरीज में, जाके देख लेना एक बार।
और कोई ऐसा सच फैक्ट ये सब पूछता नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इसको एक बार देख लेना कि यहाँ पहले पे भारत है 234, एक मिनट, 234 मिलियन, और 93 पे पाकिस्तान, और इथोपिया थर्ड पे कितना 86। तो याद रखना, ये 3 याद रखना बस। और इस सच ये सब आपने देखा ही होगा, एमपीआई सब वैल्यू मतलब सॉरी इकोनॉमिक्स है, तो ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ये आप खुद कर लेना, एक बार देख लेना बस। भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी, मतलब वही एनर्जी इफिशिएंसी हब की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। तो उसमें जो स्वैच्छिक सहयोग मतलब वॉलंटरी कोलेब्रेशन हुआ था, मतलब जो कोलेब्रेशन किया गया था, तो इसमें जो उद्देश्य था कि जो लेकिन इसमें जो सॉरी जिसमें जो 16 संस्थापक सदस्य जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस और जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरेबिया, यूके, अमेरिका, इस इस हब का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मेजबानी कहाँ पे हुई, पेरिस में हुई। मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट मत रखना, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बस ये कि इसकी जो मंजूरी हुई थी और इसकी मेजबानी कहाँ हुई थी, पेरिस में, ये याद रखना, पेरिस में है। और स्मरणी के लिए कुछ देखना है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है, वही एग्जाम में आता भी है, क्योंकि मैं विथ एनालिसिस बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आर्थिक प्रदेश में देखते हैं, इसमें बहुत फालतू चीज लिखे रहते हैं, जो मेन है वही पढ़ना है। तो भारतीय के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान है 2021-22 का, इसमें क्या है, इसमें ऐसा चीज है कि नेशनल सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा ये तैयार किया जाता है। अच्छा, ये इसका ये अनुमान मतलब जो होता है निकाला जाता है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, ये निकालते हैं, तो ये ध्यान देना। बाकी ये सच नॉट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 36,371 रुपये का मतलब करोड़ रुपए में, और अच्छा मेडिकल में 13,468, और रेलवे क्या है स्वास्थ्य सेवा में 5,866, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 5,167, और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में 4,595। तो ये है, बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखते संख्या हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि, तो मतलब वृद्धि हुई है श्रमिकों हेतु में। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल डेली अलाउंस मीडिए, ये इसमें जो न्यूनतम मजदूरी दर थी मिनिमम वेज रेट, वो वृद्धि की गई, मतलब उसको बढ़ाया गया है। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है ना कि बढ़ाया गया कि इंक्रीज किया डिक्रीज किया, तो ये ध्यान देना, बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रबी फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें ये याद रखना कि मसूर में 275, चना, गेहूं, कुसुम और जौ में 210, 150 रुपये, 140 और 130 क्विंटल की वृद्धि की गई है, ये इम्पोर्टेंट रखना। ये एक बार चार्ट देख लेना, ये तो याद रखना। इसके बाद ये, और फिर इसमें देख भारत की अक्षय ऊर्जा 200 मेगावाट के पार हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बन सकता है, कितना हुआ 200 मेगावाट पार हुई है। और इसमें ये भी देख याद रखना, ये वाला जो चार्ट बना ना, यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा में जो क्षमता है भारत की, जैसे कि सबसे ज्यादा क्या है सौर ऊर्जा की है, कितना 45.1, 45.1% की है, कितना 90.76, इसको तो डेटा याद कर लो क्योंकि सौर ऊर्जा का पूछ सकता है। और एक बायोगैस का कहाँ है बायो, हाँ दे दिया है क्या इसमें, जल का ही दिया है, यहाँ दिया होगा बायोमास और बायोगैस, ये 11.32 गीगावाट। तो पहले नंबर पे सौर ऊर्जा, दूसरे पे कौन होगा, दूसरे पे ये पवन,
तीसरे पे हाइड्रो, फिर जाके सूक्ष्म मतलब जैव, जाके सूक्ष्म जल विद्युत। तो याद रखना है 1 2 3 4 5। इसका डेटा भी याद करें, इसका तो पक्का याद रखना। और स्वच्छता में अग्रणी राज्य जिसमें राजस्थान पहले नंबर 1 पे है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे कर्नाटका। सबसे ज़्यादा राजस्थान 29.98 गीगावाट, याद रखना। बाकी भारतीय थाली ऐसा मतलब थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि ये जो संधारणी हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली है, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट प्लानट लिविंग प्लानट रिपोर्ट जारी की है, ये इसी के अंदर आती है, मतलब ये जारी करता है ना, इसीलिए वो ऊपर लिखा है। तो इसमें बस ये याद रखना स्टेटमेंट के लिए कि जो पिछले 50 वर्षों में जो वन्य जीवों की संख्या है वो 73% की चौंकाने वाली गिरावट का उल्लेख किया गया है। प्लस 73 गिरावट हुई है। देख लीजिए क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है। ऐसा नॉट इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च करता है? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया की तीसरी रैंक आई है शक्तिशाली देश में। किसको पिछाड़ा है? जापान को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान देना। इतना ही पूछता है ये यूपी मतलब यूपीपीसीएस में, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सब मेंस के लिए है। देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य इस पे, जैसे जो हम भारत ट्रिकोमा मुक्त हुआ है ना, आप उसका बताओ। लेप्रोसी कौन सी कंट्री ने एलिमिनेट किया है? जो बताएगा उसको कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगी। अब जैसे कि हो गया, अब इसमें शामिल जैसे ट्रिकोमा को 21 देश ने कर चुका ऑलरेडी, और एशिया के साथ देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पे है, क्योंकि ऑलरेडी नेपाल म्यांमार कर चुके हैं। बाकी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये देख लीजिए, ये जीवाणु है बस। ट्रिकोमा क्या है? जीवाणु बस। ट्रिकोमा को ये सब WHO का प्रयास है, ये सब बस यही है कि WHO ने सेफ स्ट्रेटजी लाया था 1993 में। बाकी भारत कब से प्रयास की है? 1963 में, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर। बस इतना ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब देखते हैं संक्षिप्तियां उसके जो चर्चित व्यक्ति हैं, पर्सन इन न्यूज। तो नेशनल व्यक्ति पहले देखते हैं। तो ये 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब 0 क्वेश्चन आए थे। और नेट जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, इस पे 9 क्वेश्चन आए थे इंटरनेशनल पर्सन अपॉइंटमेंट में। तो ये इम्पोर्टेंट है मोस्ट, इसको मैं जितना स्टार लगा दूँ कम है, तो इसको रट के जाना है इसको भी, क्योंकि इस बार नए नए बने हैं तो इसको तो जरूर देखना है। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका देखते हैं। तो 91 जो जस्टिस बने हैं कौन है? संजीव खन्ना और शारदा सिंह, मतलब सॉरी शारदा सिन्हा। ये बिहार के प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, इनका निधन हो गया है। और विवेक देवराय, ये प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, ये इनका भी निधन हो गया है। ये प्रवीण राय, ये देश के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की नई मुख्य कार्यधारिका मतलब CEO एंड MD नियुक्त हुए हैं। कौन है? प्रवीण राय। आशीष खन्ना, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और विपिन कुमार, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, जिनको AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विपिन कुमार चुने गए हैं। और TV नरेंद्रन, ये टाटा स्टील के जो CEO और MD बने हैं। और दीपक अग्रवाल, ये नाफेड के बने हैं। तो याद रखना ये नाफेड के
कौन है? दीपक अग्रवाल। और कनक राजू, ये प्रसिद्ध सांडी नृत्य गुरु, इनका निधन हुआ है अभी। और नोबेल टाटा, वही रतन टाटा के जाने के बाद इनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब ये इम्पोर्टेंट है, विजया किशोर राहटकर, ये 9वीं अध्यक्ष बनी है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब देखते हैं, ये परमेश शिवमणि, ये 26वें महानिदेशक पदभार ग्रहण की हैं। और ये क्या नाम, डीपी वेणुगोपाल, ये देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक थे, नई दिल्ली में, इनका भी निधन हो गया है। सबसे पहले इन्होंने ही किया था हृदय का ऑपरेशन। रतन नवल टाटा, वही इनकी तो जितनी बात करूँ कम है। इनका ये इम्पोर्टेंट जरूर रखना, ऐसा जो कि इनका जो 1982 में टाटा समूह में शामिल हुए थे, और इन्होंने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ये पूछता है एग्जाम में। मोहन सिंह, ये भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत महिला पायलट हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मोहना सिंह बनी है पहली। तो श्रीमती पप्पामल, ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध जैविका खेती को बढ़ावा देने वाली पहली कृषक, ये इनके भी मतलब ये पहली थी ना, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट भी है, और प्लस इनका निधन हुआ है तो इसलिए ये नवीन है। अब ये देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंगेरू इशिबा। और हरिनी अमर सूर्या, ये बनी है प्रधानमंत्री श्रीलंका की। और अनुराग कुमार दिसानायके, ये राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स, मतलब संधि एवं समझौता देखते हैं। इसमें CSIRT, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के मध्य समझौता हुआ। बस इतना ही पूछता है, इसके अंदर मत जाना डिटेल में, नो नो नो, टाइम वेस्ट होगा। C.IIT रुड़की के मध्य समझौता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किसके बीच में हुआ था, ये ध्यान देना कि IIT रुड़की के बीच हुआ था ना। अब भारत सरकार एशियाई विश्व बैंक ADB के मध्य समझौता, इन दोनों के बीच हुआ था। और इंडो कजान उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। इसमें थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं। जो भारत की TI स्लैग के उत्पादन के लिए जो संयुक्त उद्यम की कंपनी है, उसके हेतु जो IREL इंडिया लिमिटेड और उस्त कामोलोंगोस्कर टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट JSC UKTMP JSC कजाकिस्तान के मध्य समझौता हस्ताक्षर हुआ है। अजीब अजीब नाम है यार, पढ़ लेना चाहिए। व्यक्तिगत वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने हेतु समझौता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस देख लो कि ये दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर लाया था। वो 10 बैंकों के मध्य समझौता हुआ है, किसके? 10 बैंकों। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस ज्यादा अंदर मत घुसना क्योंकि आएगा नहीं उतना। भारत कोलंबो के मध्य समझौता हुआ है। दोनों देशों द्वारा फिल्म सह निर्माण, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं ऑडियो विजुअल का सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर इस पे हुआ है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मेटा के मध्य साझेदारी हुआ है, किसके? मेटा के, तो याद रखना मेटा के मध्य हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मुंबई नगर निगम BMSC के मध्य समझौता हुआ है। किसके बीच में हुआ, बस इतना ध्यान देना बस। बाकी जो अंदर का इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगी कि हाँ उसके अंदर पढ़ लेना, ये मैं खुद ही बता दूंगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR NTPC विद्युत व्यापार निगम NVVN के मध्य समझौता, दोनों मध्य स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान क्षेत्र में अच्छे ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? देश भर में ICMR संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना और सीमा पार विद्युत व्यापार का सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता हुआ है।
अब जैसे कि 1 मिनट। ओके, तो कहाँ थे? तो द्विपक्षीय जो निवेश संधि है TEIT, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पहले AI, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता हुआ है। इस संबंध में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान, इन्हीं दोनों के बीच हुआ है। तो ये याद रखना सेमीकंडक्टर का। और इसमें, और ये जो फैब है सेमीकंडक्टर का फैब, ये कहाँ पे? गुजरात में हुआ है। ये इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो हमें बोले तो इम्पोर्टेंट है। योजना परियोजना देखते हैं। PM विद्या लक्ष्मी योजना, ये कब लॉन्च हुआ था? 6 नवंबर 2024 में। इसमें क्या है कि इसमें जो भारत सरकार उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख लोन देगी, 75% की गारंटी प्रदान भी करेगी। इसमें जो 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले जो परिवार के होंगे विद्यार्थी, उनको 10 लाख रुपए का ऋण अधिस्थापन अवधि के दौरान 3% की छूट प्रदत्त होगी। और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी को ब्याज छूट सहायता प्रदान, जो 1 वर्ष 1 लाख मतलब जो 1 लाख विद्यार्थी को। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 उच्च शिक्षा के संस्थान के 22 लाख से अधिक विद्यार्थी को शामिल होंगे। ये पूरा मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दीपक 2.0 योजना, मतलब 2.0 योजना, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश लागू करती है। इसका अंदर का इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना कि हाँ 3 वर्ष में मुफ्त गैस सिलेंडर देगी बस। बाकी ये कौन लॉन्च करता है? आंध्र प्रदेश। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल योजना, बस जो अदर स्टेट का होगा उसमें बस ये ध्यान देना कि किसने, मतलब किस से बिलोंग करता है इसमें, बस ये पूछता है हमारे पीसीएस में। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल, ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये नई पहल को घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य है नवीन एवं अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों और नव ज्ञान सृजन, सफल स्वास्थ्य के प्रौद्योगिकी, टीका व मतलब चिकित्सा निदान की खोज व विकास का बढ़ावा देना। अब देखते हैं राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0। इसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 800 शहरों, कस्बों, 100 से मतलब 10 ऐसे ही बताया है कि 800 शहरों। महामारी निधि परियोजना, ये केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह मतलब ललन सिंह के द्वारा भारत में पशु स्वास्थ्य सूचना को मजबूत करने के हेतु करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में ये किया गया है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी इसको देख लेना होगा, बाकी नहीं है मेरे हिसाब से। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा इस प्रोग्राम को तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, मतलब थर्ड फेज है। कहाँ पे? वही आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा। और ये किस चीज में? ब्लॉकचेन में, AI में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग और ब्लॉक प्रोग्रामिंग है। और ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन, ये वही 2024 का है। ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी ने शुभारंभ किया था। इसका जो इसमें जो सरकारी योजनाओं के कार्यक्रम के द्वारा जो आसान, मतलब बहुत ही आसानी तरह से सुनिश्चित हो सके, इसलिए इसको लाया गया है, बस यही है। वसुंधरा 3.0 क्या है? ये असम ने लाया है। ये कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ था। और नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना, ये झारखंड के लोगों के लिए। और राष्ट्रीय विद्युत योजना, ये केंद्रीय मंत्री ने मनोहर लाल द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। इसमें ये कि 2030 तक 500 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता एवं 2032 तक 600 मेगावाट, मतलब 2032 में 600 और 2030 में 500, याद रखना, स्टेटमेंट बना सकते हैं। ट्रांसमिशन योजना के नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरनेशनल के
के साथ साथ सऊदी अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है। याद रखना कौन है, सऊदी अरेबिया और यूएई। सामर्थ्य में ये देख लो बस, पहले तो लॉन्च हुआ है कि वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने 2024 से 25 लेके 2025 लेके 26 तक। इस योजना का विस्तार है कि इसमें 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने हेतु किया जाएगा और 2 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित बजट कितना है, 495 करोड़ रुपए। और इसमें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद सबल योजना, ये राजस्थान ने लेके आई है। वही पशुपालन डेयरी मंत्री ने कौन है, जोराराम कुमावत। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत नवाचार परियोजना के लिए योजना दिशा निर्देश, ये आया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसमें वही नवाचार परियोजना की बात की गई है, मतलब एक तरह से इनोवेशन की। बल्कि इनोवेशन इंडेक्स हमारा क्या रैंक है बताइए हमें कमेंट में। हम सफर नीति, ये नितिन गडकरी ने द्वारा मतलब लॉन्च की गई है, कहाँ से, दिल्ली से। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आदिवासी समुदायों के व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हजारीबाग झारखंड के अभियान की शुरुआत की है। कब, 2 अक्टूबर 2024 से। इस योजना की कुल परिव्यय राशि इतना है 79,156 करोड़ रुपए। इस अभियान के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जनजाति बहुत गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों के फैले 559 जिलों में 2,911 ब्लॉकों और 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित कराना है। इसमें से 63,843 गांव कवर होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, NMEO तिलहन, ये क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं, बट देख लो कि धारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों के आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य के इस मिशन को मंजूरी। इस मिशन की अवधि 7 वर्ष के लिए है, बस इतना ही याद रखो, 7 वर्ष की। किसमें, वही सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, इस चीज के लिए, मतलब पूरा ऑयल सीड के लिए लाई गई है। और उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज परियोजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक द्वारा सहायता और प्राप्त एवं परियोजना क्रियान्वयन प्रस्ताव को ये स्वीकार किया है। ये 2024 का ही है। इसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए है, मतलब लागत है पूरी। इसमें ये याद कर लो कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है कोऑर्डिनेशन यूनिट द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना की अवधि कुल 6 वर्ष है। इसका लक्ष्य क्या है, परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास, बस इतना ही, ये लक्ष्य याद कर लेना। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, ये विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 2024 में। देश भर में 6 पर्यटन स्थल जैसे ओरछा मध्य प्रदेश का, गंडीकोंडा आंध्र प्रदेश का, बोध गया बिहार का, आइजोल मिजोरम का, जोधपुर राजस्थान और श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार, जो इस बार इसका पोर्ट ब्लेयर को चेंज करके ये नाम रखा गया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा महाराष्ट्र में इस योजना का शुभारंभ, मतलब महाराष्ट्र ने जारी किया है। इसमें देखते हैं वर्ष एंड दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब होता है, 19 नवंबर को। थीम क्या थी, टॉयलेट एंड प्लेस ऑफ फॉर पीस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी यूथ एट द फोरफ्रंट। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी, पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन ऑफ 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। भारत गौरव सप्ताह 3 से 9 नवंबर तक मनाया जाता है। इस असम भाषा में असमी भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। विश्व नगर दिवस, ये
31 अक्टूबर को यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज थीम थी इस बार की। और 9वीं आयुर्वेदा दिवस कब है? यह दिवस भारत सरकार द्वारा ने लॉन्च किया। इस बार का क्या है? वैश्विक थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है और 3 नवंबर तक। इस बार की थीम थी सत्यनिष्ठ की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। और वैश्विक मीडिया और सूचना संरक्षण सप्ताह ये इस बार ये 24 से 31 अक्टूबर के बीच मनाई जाती है। इस बार की थीम थी सूचना के नए डिजिटल मोर्चे और सार्वजनिक हित की सूचनाओं के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 17 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी एंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशनल maltreatment एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देख रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। इसका मुख्य विषय क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का विषय है रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। इतना याद कर लो, बाकी बिल्डिंग क्लाइमेट रिजिलियंस सब वही क्लाइमेट वुमेन और गर्ल्स की बात की है। स्तन कैंसर जागरूकता इम्पोर्टेंट है मोस्ट। ये 1 से लेकर 8 अक्टूबर का तिथि है। इसमें नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन ये थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को। ये इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड स्पॉटलाइट ऑन SDG 9 तो क्या है? कमेंट में बताओ। विश्व दृष्टि दिवस ये 10 अक्टूबर। चिल्ड्रन लव योर आईज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। थीम क्या थी? गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य यही थीम थी। विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाई जाती है। 150 ईयर ऑफ एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल एक्शन अक्रॉस नेशन एक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर लोगों का सप्ताह 29 से 30 इंपॉर्टेंट नहीं वैसे देख लो बस। साइन ऑफ द साइन लैंग्वेज राइट्स। विश्व सेरेब्रल इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। इस बार की मुख्य थीम थी यूनिकली सीपी। विश्व पर्यावास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य थीम थी बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। थीम क्या थी? वैल्यूइंग टीचर वॉइस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर मनाया जाता है। विषय क्या था? अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें एजिंग विद डिग्निटी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर दान के 20 वर्ष पूरे होने के जश्न रक्तदाताओं का धन्यवाद इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। मुख्य विषय ट्रांसलेशन आर्ट एंड विद प्रोटेस्टिंग मोरल मटेरियल राइट फॉर इंडिजीनियस लैंग्वेज ये इम्पोर्टेंट है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। विश्व नदी दिवस इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस इम्पोर्टेंट है 26 सितंबर। इन्वायरमेंट हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटी थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन एंड अडेप्टेशन ये थीम थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पर्यटन और शांति। और विश्व समुद्री दिवस 26 दिसंबर। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। और अब देखते हैं अन्य वर्ष दिवस जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्ट्रोक 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। विश्व श्रम दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर। निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। और विश्व प्रकाश सूचना दिवस 24 अक्टूबर। कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय विकास सप्ताह ये भी वही 1924 इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग
25 अक्टूबर, विश्व आयोडीन विकास निवारण 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, 70वीं वन्य जीव सप्ताह 208 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, 92वें वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है भाई, गांधी जी की जयंती में होता है 2 अक्टूबर। सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व गेंडा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब खेल का कुछ देख लेते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा था ना इस बार, तो उसमें 3 मैच हुए थे द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला, जिसमें न्यूजीलैंड विनर जीती है। इस बार न्यूजीलैंड ने इतिहास मतलब बनाया है, पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला को जीतने में सफल हुआ था। बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत जो दौरा था, इसमें टेस्ट 2 मैच हुआ था और T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3 मैच हुआ था, जिसमें भारत विजेता थी दोनों में ही। और बाकी ये बैकग्राउंड नहीं पूछता। और तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हैदराबाद में हुआ था, ये भारतीय टीम ने 297 रन 6 विकेट का स्कोर बनाया था, बांग्लादेश ने 133 रन बस। और T20 अंतर्राष्ट्रीय पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाया था, जिम्बाब्वे ने, नेपाल, भारत। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, इस बार है न्यूजीलैंड महिला जीती है और रनर कौन था, दक्षिण अफ्रीका। बाकी और सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अगर देखना चाहो देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और टेनिस में ATP शंघाई मास्टर टेनिस में स्पर्धा मतलब विजेता कौन, ये हुआ कहाँ था, शंघाई चीन में, ये पूछना है 1 मिनट। इस बार का कहाँ था, UAE में हुआ था, क्यों, बांग्लादेश में नहीं हो पाया था, वही डिस्प्यूट चल रहे थे उस टाइम। और पुरुष एकल जैनिक सिनर इटली के जीते हैं और पुरुष युगल में वेस कुलहोप नीदरलैंड के और निकोलो मैक्टिक क्रोएशिया के। WTA वुहान ओपन, ये वुहान चीन जहाँ से वायरस आया है कोविड-19। और महिला एकल कौन जीती, एरिना सबालेंका बहुत जीतती हैं ये भैया। महिला युगल अन्ना डेनिलिना और इरिना गुरमाचेवा रूस के, ये जीते हैं। ATP जापान, ये टोक्यो में हुआ था। पुरुष एकल में आर्थर फिल्म्स और पुरुष युगल में जूलियस कैश और लायन ग्लास बुल। और चीन ओपन में बीजिंग में जो हुआ था, ये पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, माय फेवरेट। और महिला एकल कोको गॉफ और पुरुष युगल सिमोन बोलेली एंड एंड्रियो बाबा सेस्योरी। और महिला युगल सारा एरोनी और जैस्मीन पाओलिनी, ये जीती हैं। ये एकल वाला जरूर याद रखना। बेंगलुरु मैराथन में, वही बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, जिसमें एलीट पुरुष में कार्तिक कुमार जीते थे और एलीट मतलब एथलीट में महिला में KM लक्ष्मी जीती थी। और शिकागो मैराथन 2024, ये शिकागो USA में हुआ था, यहाँ पे ये डेट्रॉइट का भी काम होता है बहुत, इसलिए फेमस है ये कंट्री, मतलब ये जगह। पुरुष में जीता जॉन कोरियर जो केन्या के हैं, वो विजेता नहीं पूछता। महिला में वही रूप विंटेज केन्या के। जितना मतलब इसमें इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन किया गया, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, बाकी और सब इलेवेंट चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि उससे पढ़ने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वो आता भी नहीं है, तो वो जरूर देख लेना। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, ये 9 क्वेश्चन थे 2023 में, ये इम्पोर्टेंट है। और स्कीम से 3 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 4 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 6 क्वेश्चन आए थे। बुक्स एंड ऑथर से 4 क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे एरिया आप जरूर देखना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे और इसका अगर इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके, मैं इंग्लिश वर्जन भी ले आऊँगी। और प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक, थैंक यू।